जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं रविंद्र फौजी आज जिस टॉपिक पर मैं वीडियो बना रहा हूं, हालांकि मैं उस टॉपिक पर बहुत कम, पहली बात तो बोलता ही नहीं हूं, और बोलता हूं तो कहीं ना कहीं उसके पीछे कोई लॉजिक होता है। और आज टॉपिक है एक लेफ्टिनेंट कर्नल, आर्मी मेडिकल कोर के एक लेफ्टिनेंट कर्नल पर सेना के एक मेजर साहब की वाइफ आरोप लगाती है छेड़छाड़ का। 354 का केस बनता है और आर्मी की 51 धारा, यानी 2 धाराओं में उनका जीसीएम बैठता है। लेकिन उस जीसीएम में उनको आज क्लीन चिट दे दिया 354 में, और 51 में उनको नॉर्मल पनिशमेंट देके आज वो सर्विस कर रहे हैं। मैं वीडियो इसलिए बना रहा हूं कि जब ऐसा ही केस हमारे जवान के साथ हो जाता है, हालांकि कुछ दिन पहले का ही केस है, एक नायक जिसको चंडीगढ़ से निकाला गया है, और मैंने कह दिया कि इस केस में मैं आपका साथ नहीं दूंगा, और मैंने उसका कोई वीडियो भी नहीं डाला। लेकिन आज मैं डाल रहा हूं उस नायक का वीडियो, क्योंकि वो भी 14 साल की सर्विस, जो कि मात्र उसका 14 साल 6 महीने कुछ सर्विस है, 6 महीने उसके बचे थे रिटायरमेंट में, और उसने बहुत कोशिश की कि साहब मुझे एक मौका दे दिया जाए, मेरी कोई सर्विस में वो नहीं है। लेकिन उसका जीसीएम करके उसको सूखा घर भेज दिया गया। उस पर भी क्या आरोप थे कि वो एमएच में जाता है और वहां एक लेडी डॉक्टर एएमसी की, उसने उसके ऊपर आरोप लगा दिया, और वो भी कोई छेड़छाड़ का नहीं, उनकी कोई सोशल मीडिया साइट पर इस जवान ने भद्दा और गलत कमेंट्स कर दिया था। लेकिन रविंद्र फौजी ना अपने जवान का, ना या कर्नल साहब का किसी का पक्ष नहीं ले रहा। सेना की जो दोगली नीति है इन अधिकारियों की कि अपने आदमी को बचा लो और जवान है तो ठोक दो, उस पर आज मैं उंगली उठा रहा हूं। बहुत से लोग जो कहते हैं ना सेना को बदनाम या इस तरह के वीडियो, रविंद्र फौजी ने कभी नहीं कहा कि हमारी सेना खराब है। नहीं, सेना के ये कुछ दोगले अधिकारी जो सिर्फ अपनों का पक्ष और हमारे जवान को लात मार देते हैं, उस विषय में मैं हमेशा बोलता हूं। चाहे वो सहायक प्रथा का मुद्दा हो, चाहे जवानों के 10 नंबर भरने हो, कोई भी जवानों के जो मुद्दे हैं उन्हीं के लिए बोलता हूं, चाहे सेना हो या पैरामिलिट्री फोर्स। तो आज ये मैं दोनों मुद्दों पर डिस्कस कर रहा हूं। हालांकि एक और मुद्दा है, मैं उस विषय में भी आपको बता दूं कि देहरादून में भी एक केस आया था। वहां भी एक लेफ्टिनेंट कर्नल पर आरोप लगते हैं हवलदार की वाइफ के साथ। केस चलता है, सब कुछ होता है, उसमें भी यहां मैं आपको आज इन दोनों केसों के बारे में इसीलिए डिटेल से बता रहा हूं कि आप लोग इन वीडियो को देखें। अगर आपको लगता है कि हाँ ये दोहरी नीति है, ये नहीं अपनानी चाहिए। हमारे जो नायक थे वो भी इंसान थे और उनसे गलती हुई, मैंने खुद कहा कि मैं उनकी गलती मानता हूं और मैंने उनका साथ भी नहीं दिया। लेकिन जब आज मैं इस तरह की खबर देखता हूं, और भी मैंने खबरें देखी हैं जहां अफसर के ऊपर आरोप लगते हैं तो उसको बर्खास्त नहीं किया जाता, वो उसको सजा दी जाती है, लेकिन बस उनका सर्विस कम कर दी जाती है, रैंक डाउन किया जाता है। तो यहाँ हमारे भी नायक का रैंक डाउन करके सिपाही में नौकरी करा के 15 साल करके उसको भी घर भेज सकते थे। वो भी बेचारा चीखता रहा कि मेरे भी बच्चे हैं, कम से कम मैंने आर्मी में, मेरे ऊपर कोई सर्विस के दौरान आरोप नहीं, ये मेरी पहली गलती है, माफ कर दी जाए। लेकिन उसकी नहीं सुनी। इसलिए आज मैं दोनों चीजें आपको बताने जा रहा हूं। अच्छा लगे तो वीडियो देखकर शेयर कर देना, नहीं तो मेरी तरफ से इन वीडियो को पर मैं कोई ऑब्जेक्शन नहीं, आपका कोई साथ मांग रहा हूं। आपको लगता है तो करो, नहीं तो सोए रहो। जैसा कि आज ये पहला केस आपको पूरा डिटेल में बता देता हूं कि ये आर्मी मेडिकल कोर के लेफ्टिनेंट कर्नल साहब, जो कि एक एमएच में रहते हैं, और एक मेजर साहब की वाइफ इनको दिखाने के लिए जाती है, जिसको कि चेस्ट पेन होता है। डॉक्टर साहब ने उनका चेकअप किया, तो चेकअप के दौरान इनको लगा कि हाँ इन्होंने मतलब देखने की बजाय छेड़छाड़ के इरादे से उसको चेस्ट को प्रेस किया है। जो भी आरोप इन्होंने 354 का गलत इरादा, कि भाई इनका इरादा मेरे प्रति गलत था। हालांकि बहुत सी न्यूज ने इसको तोड़ मरोड़ कर पता नहीं क्या क्या खबर बना दी। मतलब महिला ने सिर्फ इतना ही आरोप लगाया था कि इनका इरादा गलत था, लेकिन वो जो सिविल की धारा बनती है वो 354 बनता है। उस 354 धारा में ये चीजें लिखी हुई है कि अगर कोई आपको गलत इरादे से ये टच करने की कोशिश कर रहा है
तो उस पर उसका आगे का इरादा क्या है, यहाँ आप समझने की कोशिश करना कि कई बार कोई झगड़ा हो जाता है तो झगड़े में अगर कोई किसी को मारता है, धारदार हथियार से मार देता है, लेकिन उसका इरादा मारने का नहीं, लेकिन अगर मार दिया तो उस पर मर्डर केस लग जाता है, अटेम्प्ट टू मर्डर का। उसी तरह 354 में अगर आप किसी से नॉर्मल छेड़छाड़ भी कर रहे हो तो वहां उस छेड़छाड़ के साथ आप पर रेप तक का आरोप लग सकता है। तो ये था 354 का आरोप, जिसको बहुत सी न्यूज ने और बहुत से लोगों ने तोड़ मरोड़ के पेश कर दिया। मतलब वो महिला नहीं लगा रही थी, वो कोर्ट एटोमेटिक की धारा के अनुसार वो केस में दर्ज हो जाता है। दूसरा आरोप ये था इनके ऊपर, जो कि खुद आर्मी ने लगाया था, कि जब महिला आई थी तो कोई भी 51 पैरा के तहत कोई भी डॉक्टर, ये सिविल का भी है, फोर्स का भी नियम है कि कोई भी अगर महिला का इलाज करना हो तो उसका या तो अटेंडर साथ हो, या अटेंडर नहीं तो आपके नर्स या आपका कोई स्टाफ वहां होना चाहिए, और लेडीज है तो लेडीज ही होनी चाहिए, या फिर उसका खुद का वो हो। वो नहीं थे। इन्होंने कहा कि अकेले में चेकअप किया गया। हालांकि इन दोनों चीजों में उनको क्लीन चिट दे दी उनके खुद के अधिकारी ने कि भाई डॉक्टर साहब ने कहा कि मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था, मैंने जो चेकअप करना था उतना ही किया, लेकिन इनको लगा, भाई इन्होंने लगा दिया। हालांकि जब बात आई कि अटेंडर नहीं था तो इन महिलाओं को भी देखना चाहिए, इनको मेजर साहब की वाइफ को भी देखना चाहिए था कि अटेंडर नहीं है तो किसी को साथ लेके आऊं। जब तो आप बिल्कुल निकल पड़े हीरोइन बन के कि मैं पढ़ी लिखी हूँ, जा सकती हूँ। जब चले गए थे तो या तो वहीं की वहीं आपको आरोप लगाना था, बाद में आपने आरोप क्यों लगाया या जो भी है, या आपको वहां बोलना चाहिए था कि अटेंडर को बुलाओ तो डॉक्टर साहब बुला लेते। तो ये एक मैं अपनी बातें बता रहा हूँ, वहां क्या हुआ क्या नहीं मुझे भी नहीं पता, लेकिन मैंने जो खबर देखी है और खबर के आधार पर जब उनको बताया गया कि भाई ठीक है इनका सीने में दर्द था और कोई नहीं था तो इन्होंने देख लिया, लेकिन ये दोनों आरोपों में इनको बरी कर दिया गया। लेकिन जो अटेंडर नहीं रखा उसमें इनको सर्विस जो इनकी होता है कि भाई इनकी 1 साल की पेंशन और सर्विस को कम कर दिया गया। नौकरी ये कर रहे हैं, जीसीएम में इनको क्लीन चिट देती। ये यहां की बात हुई। मैं नहीं कहता कि भाई क्यों दिया, ये सही था या गलत है, या तो भगवान जाने या दोनों जाने, इस विषय पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। लेकिन अब मैं आता हूं दूसरी खबर पर, जहां हमारे एक नायक जो कि चंडीगढ़ में उनको कोई तकलीफ होती है और वो चले जाते हैं कहां, एमएच में। अब एमएच की एक डॉक्टर साहब जिनसे ये इलाज कराते हैं, वहां इनका लंबा कोई पैर का इलाज या कुछ, मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है, वो मैं रिकॉर्डिंग रखी हुई मेरे पास बंदे की, या ये वीडियो देखेगा वो बंदा तो मेरे पास कॉल भी कर देगा जब उसकी बातें चल रही है तो उसका तकरीबन 1-1.5 महीने इलाज चलता है। तो 1-1.5 महीने वो मैडम उनका इलाज करती है वहां। अच्छा, इस इलाज के दौरान अब उनको बंदे को लगा कि भाई इनके प्रति अट्रैक्शन है या कुछ है, इसको वहम हो गया। और वहम के साथ साथ वो मैडम क्या था कि मैडम का सर्विस के दौरान ही उन्होंने अपने वहां कोई पर्सनल क्लिनिक भी खोल रखा था। तो उस जवान को बता दिया था कि भाई अगर आप यहाँ नहीं ठीक हो तो मैं कुछ दिन बाद रिटायर हो जाऊंगी, आप मेरे क्लिनिक पर आ जाना। उसने उनको नंबर दे दिया। तो उन्होंने तो अपने पैसे के लिए नंबर दिया था कि भाई कल अगर किसी को तकलीफ होती है या आपको होती है, कोई तकलीफ थी पैर में, तो वो वहां आ जाए। लेकिन इसको लगा, जो कि मैंने फिर कह दिया कि मैंने इसका साथ नहीं दिया था, लेकिन इसको लगा कि वो मेरे अट्रैक्शन में है जो भी है। और इस तरह वहां उस समय तो ये इलाज के दौरान वहां कोई घटना घटती नहीं है, ये अपना यूनिट में चला जाता है। वो मैडम रिटायर होकर अपने क्लिनिक में चली जाती है। कुछ समय बाद इनकी दोबारा पोस्टिंग आती है, इसको कहीं वो नंबर था ही, इसने 1-2 बार एक क्लिनिक पर भी जाके आ गया इलाज के लिए। इलाज के लिए गया, इसका क्या पता नहीं दिमाग में रहा, वहां से फिर ये दूसरी जगह पोस्टिंग आ गया। तो रात को इसने कहीं नशे की हालत में पी के उनको 1-2 बार कॉल किया, इसने उठाया नहीं, मैसेज भी किया, उठाया नहीं। तो ये दिमाग में यह था कि क्या चल रहा था इसके दिमाग में। जब उसने नहीं उठाया तो इसने उसकी यूट्यूब की जो आईडी में एक लंबा चौड़ा कमेंट्स कर दिया, उसके बारे में बहुत चीजें गलत बोली। तो मैंने इसको कहा भी कि ये बहुत बड़ी गलती है, छोटी मोटी गलती नहीं है। किसी महिला के
यूट्यूब में जाकर आप ठीक है कुछ जो उसकी कमियां थी लिख सकते थे और कुछ लिख सकते थे, लेकिन उसके बारे में गलत शब्द कहे गए कि क्या करती है फलाना ढिकड़ा, जो भी बहुत चीजें लिखी वो मैं यहाँ बता नहीं सकता आपको यूट्यूब पर। लेकिन उस आधार पर नशे में इसने लिखा था और सुबह इसने उनसे माफी भी मांग ली। सुबह होते जब इसको पता चला इसने वो चीजें माफी मांग ली और उसने एक बार तो इनको कह भी दिया कि ठीक है कोई दिक्कत नहीं, आइंदा मत करना। लेकिन उनके क्लिनिक पर वहां के कोई बड़े अधिकारी आते जाते थे, बातों बातों में उसने उनको बता दिया और उनके बताने के आधार पर उसने बोला कि नहीं उसके खिलाफ रिपोर्ट करो, और इस महिला ने उनके खिलाफ एक कंप्लेंट दे दी और उनका जीसीएम बैठ गया। जब जीसीएम बैठा, इंक्वायरी चली तो इन्होंने उस समय इंक्वायरी के समय बीच में मेरे को फोन किया था। मैंने बता दिया था महिलाओं के उसमें कहीं भी जो किया आपने गलत किया है, आपका इस विषय में मैं साथ नहीं दे सकता। लेकिन फिर भी मैंने पूछा था, तब इनको नोटिस वगैरह मिल चुका था कि आपको घर भेजा जा रहा है। तो ऐसे चीज में हम कहते हैं कि आपका जब जीसीएम होता है वहां आपको वकील ऑथराइज है। यहां मेरे को मतलब इस चीज का जीसीएम के मतलब बाद में इन्होंने कॉल किया था, मतलब जीसीएम हो रहा था उस समय नहीं, जीसीएम होकर इनको नोटिस मिल गया था कि अब जाना है, तब इन्होंने कॉल किया था। तब मैंने बोला कि आपका जब जीसीएम चल रहा था तो जीसीएम में हमारे जवानों को यहाँ यही पता नहीं था कि वहां उस समय वो बोलते हैं कि आप अपना एक वकील बुला लो। वकील बुलाते नहीं तो वहीं सेना के एक अधिकारी को आपका वकील डिटेल कर दिया जाता है, लेकिन जो जवान के लिए वकील आता है वो कुछ नहीं बोलता है, वो अपना चाय पानी पिया, साइन किया, हाजिरी लगाई और चला जाता है। वकील का रोल तो करता है लेकिन वो उसके लिए बोलता नहीं है। जैसा कि जवान ने बताया सर कुछ नहीं बोला। अच्छा, बाद में जब पूरी इंक्वायरी कंप्लीट वगैरह होगी, इसको नोटिस दिया, तब भी इसने बोला कि साहब मेरे को क्यों घर भेज रहे हो, ये भेज रहे हो। बोले तेरे घर को नहीं भेजेंगे, तू साइन कर दे और तेरी नौकरी बचा देंगे, पेंशन दे देंगे। ये कह कहकर इससे साइन भी करवा लिया और कुछ दिन बाद गेट के बाहर निकाल कर बर्खास्त करके सोका घर भेज दिया। हालांकि मैं आज भी कहता हूं कि मैंने उस जवान को ये कह दिया कि इस विषय में ना तो मैं तेरा साथ दे सकता। ये जरूर था कि उसने मेरे से वकीलों के नंबर मांगे तो मैंने उसको जहां का चाहिए उसको, भाई लखनऊ के एएफटी का चाहिए, दिल्ली का चाहिए, मैं नंबर दे सकता हूं और बात खुद कर लो। एक दो से उसने बात भी की कि मेरे को वो कह रहा है कि ये तो छोटा सा केस है, मैं बचा दूंगा फलाना ढिकड़ा। तो मैंने उसको कहा था कि महिलाओं के केस में बचना तो बहुत मुश्किल चीज है। बचना होता तो आर्मी के अंदर ऑप्शन था बचने का, बाहर आने के बाद भी इन्हीं की सुनी जाती है और आपने गलत किया है। हाँ, लेकिन इतना था कि इतनी गलती के लिए इनको नायकी तोड़कर, क्योंकि ये नायक थे, इनकी नायकी तोड़ते, सिपाही बनाते और इनकी बची हुई 6 महीने साल भर की सर्विस करवाकर इनको बाई फोर्स पेंशन भेज देते। तो इनकी जो सर्विस थी बेदाग, कोई गलत रिकॉर्ड नहीं था, उसको देखते हुए मौका देते तो आज एक ये भी सिविल में अपने बच्चों को कम से कम भरण पोषण कर सकता था। तो इस दोगले व्यवहार के लिए जरूर मैं सेना के उन अधिकारियों को हाथ जोड़कर कहूंगा कि इस पर विचार जरूर करें, क्योंकि अभी एक सेम केस और चल रहा है चंडीगढ़ में। हायर ऑथोरिटीज के पास फाइल जा चुकी है एक हवलदार जी की, उसके ऊपर भी इसी तरह का आरोप है किसी महिला के साथ संबंध बनाने का। लेकिन वहां उस बंदे का मेरे को भी पता चला रहते रहते ही, हालांकि बताया कब उसने, जब वो फाइल जा चुकी। हालांकि अभी उसका फाइनल नहीं हुआ, इसलिए मैंने कोशिश करके जहां की वो महिला थी किसी भी तरह उनके भाई को और बात करके कि जाओ वहां और उस महिला से राजीनामा लिखाओ, कुछ भी ले देंगे। तो हमने राजीनामा भी लिखवा दिया और राजीनामा उसकी यूनिट में दे दिया। अब वो यूनिट ने पता नहीं भेजा है कि नहीं हायर अथॉरिटीज को, उनके सीओ को, उससे भी मैंने बात की। हालांकि वो पैरा के सीओ हैं, पहले तो पता ही आपको कि मैं किस उसमें बैठा हूँ। मैं बोला साहब कहीं भी बैठे हो, मैं पूछना चाहता हूँ, मेरे को पता है कि पैरा एक बहुत बढ़िया फोर्स है और आप पैरा के होते हुए आपके इस बंदे ने जो हवलदार है जिसने 20 साल सेवाएं दी इस देश को, और इसकी जो निजी गलती हुई है जिसका हमने
लिखित में राजीनामा भी दे दिया, अगर आप चाहो तो इसकी सर्विस बचा सकते हो, बस सर्विस नहीं बचानी, आप चाहो तो इसकी कम से कम पेंशन बचा सकते हो, बाई फोर्स इसको पेंशन भेजो, वो जो कहानी खत्म होनी होगी। लेकिन इस रिपोर्ट को अब उन्होंने ऊपर भेजा है कि नहीं है, क्या ऊपर से आता है, क्योंकि बाद में ऊपर आने के बाद में नोटिस तो उनको दे रखा है, फिर वही रास्ता रहता है कोर्ट, जिसमें जवान चक्कर काटता रहता है। तो ऐसे में मैं हमारे जो सुप्रियर अधिकारी हैं उनको जरूर कहना चाहूंगा कि गलती की है, मैं मानता हूं, मैं इस चीज में कभी पक्ष नहीं लेता हूं किसी भी जवान का, लेकिन गलती के बाद भी अगर आप चाहो तो उसको जो 20 साल की सर्विस है पेंशन आप उसके लिए उसको दे सकते हो, और इस गलती के लिए उसको बाई फोर्स रिटायरमेंट दे सकते हो, ठीक है। और अधिकारियों के लिए ज्यादातर कहीं भी चाहे सिविल में कहीं भी कैसा भी कोई केस आता है तो यही होता है, जबरन रिटायर, या उसकी सर्विस कम कर दी जाती है, जबरन रिटायर कर दिया जाता है, रैंक डाउन कर दिया जाता है। तो फिर हमारे जवान के लिए भी जरूर इस विषय में सोचें, बस इतना ही कहना चाहूंगा। बाकी मैं पक्ष नहीं लेता, हाँ जरूरत पड़ेगी तो उनको वकीलों तक ले जाना वो मेरा काम है, लेकिन ऐसे केसों में मैं फिर कहता हूँ कोई भी जवान मेरे पास आता है तो मैं सीधा कहता हूँ कि नहीं, ना तो मैं वीडियो डालूंगा और ना ही आपकी मदद कर पाऊंगा। लेकिन जब आज मैंने कुछ 2 केस देखे, क्योंकि ऐसे केस में एक लेफ्टिनेंट कर्नल को जो देहरादून में केस हुआ हवलदार की वाइफ के साथ ही, वो भी सजा मिली लेकिन नौकरी कर रहे हैं, पेंशन मिल जाएगी उनको भी। तो मैं चाहता हूं कि जवान भी अगर अपनी सर्विस कंप्लीट कर चुका तो उनके भी बच्चे हैं, वो रंडवे बंडवे नहीं है, अगर उन्होंने भी सर्विस कर ली, उन्होंने गलती कर दी तो हाथ जोड़कर उनको भी पेंशन जरूर देते। उनका भी रैंक है तो रैंक डाउन करके चाहे आप सिपाही में भेजो, लेकिन कम से कम सिपाही की पेंशन तो दे दो, इतना जरूर कर लें। ये जो देख रहे हैं हमारे भाई, अगर आपको मेरी बातें सही लगती है तो वीडियो शेयर करना, ये चैनल आपका है, चैनल से जुड़ो, हम शुरू से करें, जुड़ोगे तो भविष्य में हम आपकी मदद कर पाएंगे, नहीं जुड़ोगे तो भुगतोगे आप लोग, क्योंकि गलती इंसान से जब काम करता है तो गलतियां भी होती हैं, लेकिन इतनी बड़ी गलती करोगे तो मदद भी नहीं कर पाएंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।